जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे बहुत से सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस भी इस दुनिया में आ रहे हैं। और जो आज़ादी इक्वलिटी या जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, इसके बारे में हमें और कुछ बहुत ज़्यादा मालूम चल रहा है। फ्रीडम को बहुत सारी चीज़ों से खतरा है, तो उन थ्रेड्स के बारे में भी हमें मालूम चलता है। जैसे आज दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है, इंटरनेट का प्रचलन बढ़ गया है। ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज इन्वायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट दुनिया के किसी भी कोने में हो और वो किसी भी व्यक्ति के साथ या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हों, नेटवर्क करना चाहते हों या फिर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हों, तो वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका जो मोटिव होता है, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना हो, तो आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक आतंकवादी को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, क्रिमिनल्स को भी नेटवर्क करने में, कम्युनिकेट करने में काफ़ी मदद करती है। तो एक टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड भी है तो नेगेटिव साइड भी। फ्यूचर में इंटरनेट कॉमर्स, इंटरनेट ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर नेटवर्किंग साइट से हम कोई भी सामान को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो हम जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन देते हैं, जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं, तो हमें लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है। लेकिन बहुत से केसेस में उस इन्फॉर्मेशन के चोरी होने की संभावना होती है। तो इन्फॉर्मेशन ब्रीच का भी मामला देखने को मिलता है। तो नेटिजन या फिर इंटरनेट के जो सिटीजन हैं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल पसंद नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते कि सरकार का कंट्रोल हो, लेकिन वो इस चीज़ को मानते हैं कि एक व्यक्ति की सुरक्षा और प्राइवेसी को सेफगार्ड करने के लिए कुछ हद तक रेगुलेशन और कंट्रोल ज़रूरी है। तो इसकी वजह से ये सवाल पैदा होते हैं कि लोगों को कितना फ्रीडम, कितनी आज़ादी दी जानी चाहिए। क्या कोई भी व्यक्ति किसी अजनबी को अनसॉलिसिटेड मेल भेज सकता है? अनसॉलिसिटेड मेल एक ऐसा ईमेल होता है जिसके लिए हमने किसी को पूछा नहीं हो, किसी से मांगा नहीं हो, लेकिन मोबाइल पे वो ईमेल आ जाता है। जैसे कोई प्राइवेट नंबर या फिर कोई एक ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है या फिर वो हमारे लिस्ट में नहीं है, और उससे हमें कोई ईमेल, फ़ोटो या कोई पीडीएफ आता है, तो वो एक अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है। तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी अजनबी को, कोई इंसान जो जिसकी उसे जानकारी नहीं है, उसको अनसॉलिसिटेड ईमेल भेज सकता है? क्या कोई अपने प्रोडक्ट को चैट रूम में एडवर्टाइज कर सकता है? क्या सरकार प्राइवेट ईमेल्स को पढ़ सकती है ताकि वो टेररिस्ट का पता लगा सके? रेगुलेशन, कंट्रोल कितना होना चाहिए और क्या ये सही है? और रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉडी या फिर कोई प्राइवेट रेगुलेटर? तो पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसे सवालों के पॉसिबल आंसर्स को हम जानते हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, ताकि हम इस एवरीडे लाइफ क्वेश्चंस और इश्यूज़ को आसानी से समझ सकें और उसके अलग अलग जवाब और अलग अलग पॉसिबिलिटी को जान सकें। तो पॉलिटिकल थ्योरी केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी है, इसकी यूटिलिटी भी है। इसी वजह से हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। इस किताब में हम खुद को पॉलिटिकल थ्योरी के एक पहलू तक सीमित रखेंगे, जिसमें हम पॉलिटिकल आइडियाज़ के ओरिजिन, मतलब और उसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे। जैसे फ्रीडम क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं।
जैसे फ्रीडम, इक्वलिटी, नागरिकता, न्याय, विकास, देशभक्ति, सेकुलरिज्म। जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं तो हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इसके कहने का मतलब क्या है और ये इतना मायने क्यों रखता है, व्हाई इट मैटर्स सो मच। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम ये देखते हैं कि आज़ादी क्या है, इक्वलिटी क्या है, इसके अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ है, जैसे कि ट्रायंगल या स्क्वायर, तो उसका केवल एक डेफिनेशन होता है। जैसे ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड हो। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें 4 साइड हो और चारों साइड इक्वल हो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, जैसे कि फ्रीडम, जस्टिस, उसके एक डेफिनेशन नहीं है, उसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। अलग अलग स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल का व्यू पॉइंट अलग अलग है। जैसे कि इक्वलिटी को ही हम देखें तो इक्वलिटी क्या है कि हम खुद को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये एक प्रकार का रिलेशनशिप है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की तरफ। यहाँ पे ये रिलेशनशिप किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी वस्तु के साथ नहीं है। एक इंसान का इशू के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। वो चाहे इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो या फिर जस्टिस हो। इसी वजह से हमें अलग अलग इंडिविजुअल्स के अलग अलग ओपिनियंस को समझने की ज़रूरत है और उसके बीच में सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। मतलब अलग अलग व्यू पॉइंट में क्या कॉमन सी बात है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि तर्क संगत है, जो कि मीनिंगफुल है। उस चीज़ को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम एक एवरीडे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर कर हम देखते हैं कि दुकान के बाहर, डॉक्टर के वेटिंग रूम में, सरकारी ऑफिस के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है लोगों की। आप भी कभी ना कभी ऐसी लाइन में लगे ही होंगे। तो अगर आप लाइन में खड़े हैं और कोई व्यक्ति आता है तो आप कहते हो कि आप पीछे जाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं पहले आया हूँ तो मेरा काम पहले होगा। और वो अगर पीछे जाके खड़ा हो जाता है तो हम खुश होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम पहले होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पोजीशन का, पावर का इस्तेमाल करके लाइन में आगे चल जाए, वो अपना काम पहले करवा लें, तो हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें इक्वल मौका नहीं मिला है। क्योंकि हम भी किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इक्वल मौका नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ है। ऐसा इसी वजह से क्योंकि वो इंसान पावरफुल था, बिजनेसमैन था, अमीर था, तो उसका काम हो गया और हम लोग आम लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, तो हम बस लाइन में खड़े रह गए। तो हमें ऐसा लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिला। वहीं अगर बुजुर्ग लोगों के लिए, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, डिसेबल्ड या विकलांग लोग के लिए एक अलग काउंटर हो तो हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो सोसाइटी में अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग फीलिंग या अलग अलग ओपिनियन हमारे जहन में डेवलप होता है। जैसे कि लाइन में खड़े थे और कोई इंसान पीछे आया लेकिन उसका काम पहले हो गया, तो हमें लगता है कि हमें धोखा हुआ है, हमें इक्वल मौका नहीं मिला है। लेकिन वही कोई बीमार व्यक्ति हो या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या कोई विकलांग हो, उसके लिए अलग काउंटर हो या फिर उसे उसका पहला इलाज कर दिया जाए, उसका काम पहले कर दिया जाए, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट जो ये दिया जा रहा है वो सही है। लेकिन केवल यहीं तक बातें ख़त्म नहीं हो जाती। हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान नहीं जा पाते, डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ऐसे गुड्स या सर्विसेज को खरीद सकें।
दुकान से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें, अगर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर से इलाज करा सकें। तो ऐसे जो लोग हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, अक्सर कर कैजुअल लेबर या फिर मजदूरी का काम करते हैं, पत्थर काटना, माइनिंग करना, ईंट को ढोने का काम करना, काफ़ी लंबे लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह, उनकी जो बेज होती है, सैलरी होती है, वो काफ़ी कम होती है और वो बियर सस्टेनेंस लेवल के भी नीचे होती है। वो काफ़ी गरीब हैं, वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और अगर हम संवेदनशील हैं, अगर हम सेंसिटिव हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सही नहीं हो रहा। सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति काफ़ी अमीर है, अल्ट्रा रिच है, बिलियनर है, वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक ज़रूरतें, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि इक्वलिटी में कुछ तरीके का फेयरनेस होना चाहिए, ताकि गरीबी की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लोग डिसएडवांटेज्ड या मार्जिनलाइज्ड फील ना करें, लोगों का शोषण, दमन उनकी गरीबी की वजह से ना हो। तो हमें ऐसा लगता है कि इक्वलिटी के आइडिया में, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट में कुछ तरीके का फेयरनेस और कुछ तरीके की इक्वलिटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद का पेट खुद भरना पड़ता है, खुद के परिवार के लिए बचपन से ही काम करना पड़ जाता है। गरीब परिवार में जो गर्ल स्टूडेंट होती है, जो स्कूल जा रही होती है, उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम स्कूल मत जाओ, घर में ही रहो। स्कूल जाकर क्या करोगी? घर में रहोगी तो अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रख पाओगी। तो हम ये देखते हैं कि भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति को और हर एक इंडिविजुअल को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। वैसे ही हर एक चाइल्ड को ये राइट दिया गया है कि वो प्राइमरी एजुकेशन को फ्रीली एक्सेस कर सकता है। ही हैज़ राइट टू प्राइमरी एजुकेशन टिल 14 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन ये जो अधिकार है, ये जो राइट है, वो केवल फॉर्मल है, वो केवल दिखाऊ है, केवल कागज़ पे है, इसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो राइट्स बच्चों को, भारत के हर एक सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, वो सही मायने में ग्राउंड रियलिटी पे देखने को नहीं मिलता, वो केवल कागज़ पे ही रह जाता है। तो हमें लगता है कि जो सरकार है वो ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए, यानी कि गरीब बच्चों के लिए कुछ कर नहीं रही है। उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ताकि एक गरीब परिवार के बच्चे भी स्कूल जा सकें, वो अपना भविष्य संवार सकें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का अपलिफ्टमेंट हो और इनकी ज़िंदगी में सुधार हो। तो हम ये देख सकते हैं कि केवल हमारा जो ये एक आइडिया है, इक्वलिटी, ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम लाइन में खड़े हों, प्लेग्राउंड में खेल रहे हों, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल मौका चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बीमारी या डिसेबिलिटी से सफ़र करता है, तो वो चाहता है कि उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न हो, स्पेशल ट्रीटमेंट उसे दी जाए। जब कोई व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, या फिर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बेसिक नीड्स को भी अफोर्ड कर सकें, तो उसके लिए केवल इक्वल अपॉर्चुनिटी काफ़ी नहीं है। एक ऐसे इन्वायरमेंट को बनाने की ज़रूरत है ताकि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ सकें, ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिल सके, प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो चाहे रोज़गार हो, काम हो, अच्छी तनख्वाह हो, या फिर एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे कम प्राइस में
लोगों का इलाज हो सके, सब्सिडाइज्ड हॉस्पिटल्स हों। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई एक ऐसी एजेंसी हो जो प्रोएक्टिव मेजर ले, वो फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करे। और ये काम सरकार कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, और इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके कितने सारे डेफिनेशंस हैं, कितने डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं।